सुप्रभात आप सभी को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने भी उपन्यास आते हैं, उपन्यासकार आते हैं, उनके बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि उपन्यासकार जो भी प्रगतिवादी उपन्यासकार हुए हैं कौन कौन से हैं। तो समाजवादी, यथार्थवादी या प्रगतिवादी, हाँ, या मार्क्सवादी, ये सब एक तरह से नाम है, लेकिन हर चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक ही तरह से है। तो उपन्यासकारों में नाम है यशपाल, नागार्जुन, मनमथनाथ गुप्त, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय आदि को प्रमुख स्थान दिया जाता है प्रगतिवादी में या मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत। इन लोगों के उपन्यास जितने भी हैं, इन लोगों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में भीष्म साहनी, अमरकांत, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, राही मासूम रजा, काशीनाथ सिंह, मार्कंडेय, संजीव, मुद्रा राक्षस आदि भी उल्लेखनीय हैं। यशपाल का जो पहला उपन्यास है दादा कामरेड 1941 में जो प्रकाशित हुआ था, उसके बाद देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भाग में हुआ है, और मेरी तेरी उसकी बात आदि कई उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। यशपाल क्रांतिकारी जीवन व्यतीत किए थे और देश विदेश में भ्रमण किए थे। वे स्पष्ट रूप से मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अनुभव की विविधता और जीवन के प्रति प्रगतिवादी दृष्टिकोण, इन दोनों के आधार पर उनके उपन्यास समृद्ध हुए हैं। यशपाल जो हैं, उन पर कुछ आलोचकों ने प्रचारवादी होने का आरोप लगाया था और कुछ ने भाभीवादी होने का। तो इस तरह से उन्होंने रामविलास जी, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, तो उन्होंने कहा कि जैनेंद्र जी ने सुनीता से जो भाभीवाद शुरू किया था, यशपाल ने वहीं सूत्र दादा कामरेड में पकड़ लिया। इस तरह से रामविलास शुक्ल जी बोले। और रोमांसवादी होने की बात तो स्वयं यशपाल ने स्वीकार भी की थी। इतना ही नहीं, उन्हें प्राकृतवादी भी कहा जाता है। यशपाल जी को प्राकृतवादी भी कहा जाता है। अब यशपाल की भांति मनमथनाथ गुप्त भी आते हैं, जिनका जन्म हुआ था मनमथनाथ गुप्त का 1908 2000 ईस्वी में निधन। तो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी दल से संबद्ध रहे मनमथनाथ गुप्त। उनके पास अनुभव की पूंजी है, एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा रहा होगा, वही उनकी पूंजी की तरह था। वे जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखते हैं। आधुनिक युग के राजनीतिक जागरण के प्रति उनकी एक स्पष्ट समझ और दृष्टि है, स्पष्ट रूप से समझते थे। उनके दृष्टिकोण भी, उनके जो भी उपन्यास हैं, जैसे अवसान हो गया, जय यात्रा, होटल द ताज, आस्तीन के सांप, काजल की कोठरी, जो भी मतलब कई हैं, शहादतनामा, दिन दहाड़े, इस तरह से उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वैषम्य का उन्मूलन उन्होंने किया। आर्थिक दासता से नारी की मुक्ति के बारे में लिखा, और वैषम्य का जो उन्मूलन है उस पर भी, धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव की समाप्ति पर, निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के प्रति सहानुभूति, और गांधी के अहिंसा दर्शन की अपूर्णता, पाखंडपूर्ण आचरण के प्रति तिरस्कार आदि अनेक निश्चित सिद्धांत सूत्र हैं, जिन्हें गुप्त जी अपने उपन्यासों में कथापट में टांग देते हैं। जैसे उनके अंदर वैषम्य का उन्मूलन उनके उपन्यासों में है, आर्थिक दासता से नारी की मुक्ति है, और गांधी ने जो भी कहा कि अहिंसा के लिए उन्होंने कहा कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसात्मक भाव नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए हर मनुष्य में। तो उन्होंने अहिंसा दर्शन की अपूर्णता पाई, उसको भी लिखे हैं उपन्यास में। पाखंडपूर्ण आचरण के प्रति जो तिरस्कार है आदि अनेक निश्चित सिद्धांत सूत्र हैं, जिन्हें गुप्त जी ने अपने उपन्यासों में एक कथा के रूप में उन्होंने भी लिखा। गुप्त जी मनोरंजक कथा सृष्टि कर लेते हैं, किंतु पात्रों के अंतर्गत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद नागार्जुन की बहुत बड़ी विशेषता उनके भीतर जो निरंतर जलने वाली आग है, साथ ही उनमें मिथिला की धरती की गंध भी है। जैसे उनकी रचना है रतिनाथ की चाची, सबसे पहले वही उपन्यास है रतिनाथ की चाची 1948 में, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, इमरतिया, पारो, गरीबदास, उग्रतारा। तो गांवों के जो दुखी हाल में हैं, दुखिहारियों का, निरीहों
और उपेक्षितों के प्रति उनमें व्यापक सहानुभूति है। उनमें निम्न मध्यवर्गीय समाज के जीवन में घुल मिल जाने की क्षमता भी है। नागार्जुन पुराने सड़े हुए समाज के कुंभीपाक को समाप्त कर देना चाहते हैं और नए समाज की रचना करना चाह रहे थे अपने उपन्यासों के जरिए ही। उनमें समाजवाद के प्रति बौद्धिक लगाव ही नहीं, धार्मिकता भी थी, हृदय से जुड़े हुए थे वो। एक तरह से जो उपन्यास में आदमी लिखता है या कविता में लिखता है तो उसमें एक बौद्धिक जो लगाव होता है वो, लेकिन उनके हृदय की भाषा, मतलब हृदय में जो चल रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको भी वो लिख देते, जैसे अकाल और उसके बाद का कविता जो लिखे हैं। और रतिनाथ की चाची में लेखक के जो निजी जीवन में संदर्भ वो उपन्यास के एक अंग के तरह से बन गए हैं। जो निजी जीवन में उन्होंने देखा तो उसको उपन्यास में लिखा है। और अब देखते हैं कि भैरव प्रसाद गुप्त भी हैं यही प्रगतिवादी में। भैरव प्रसाद गुप्त शुरू में तो जोरों से लिख रहे थे उपन्यास। 1964 के बाद जो है उनके लिखने की जो रफ्तार थी धीमी पड़ गई थी। और उनके जो दो प्रमुख उपन्यास हैं भैरव प्रसाद गुप्त के प्रमुख उपन्यास जो भी हैं, मतलब गंगा मैया और सती मैया का चौरा, बहुत विशेष तरह से वो प्रसिद्ध हुए, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। अधिक लिखने की प्रवृत्ति भैरव प्रसाद गुप्त की उपन्यास कला के विकास में बाधक हुई है। उनमें ग्राम्य जीवन का अनुभव तो है, किंतु पात्रों की आंतरिक हलचल में वे प्रवेश नहीं कर पाते। चरित्र चित्रण सीधे सपाट ढंग से करते चलते हैं। लेखक को जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं तो उनको मध्य वर्ग के साथ बहुत ही सहानुभूति है। वह उन परिस्थितियों की कल्पना भी कर लेते हैं जिसमें यह वर्ग घुट रहा है और घुटन की पीड़ा का तीव्र बोध उनको और सैद्धांतिक यांत्रिकता के आग्रह के कारण उभर नहीं पाता। तो इस तरह के माध्यम से वो सूचित करते हैं अपने उपन्यासों के जरिए कि खास कहने के लिए कुछ है नहीं। उनका जो उपन्यास है जंजीरें और नया आदमी, और उसके बाद जो बांदी प्रकाशित हुआ था और उसमें आग और आंसू नाम से भी प्रकाशित कराया, तो मतलब एक तरह से आग लग जाए और बहुत उनके साथ गलत हो तो वो एक आंसू के रूप में भी, तो जो बांदी नाम से प्रकाशित हुआ था ना, वो आग और आंसू नाम से प्रकाशित हुआ, क्योंकि ग्रामीण जीवन में काफ़ी कुछ बदल गया और गुप्त जी ने बिना कोई नया सूत्र जोड़े उपन्यास का नाम बदलकर प्रकाशित कराया था। अमृत राय जो हैं, अमृत राय, अब आप बताइए कि अमृत राय कौन थे, कौन से लेखक हैं, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो अमृत राय भी देखिए, उनका जो बीज उपन्यास है वह भी चर्चा का विषय है, क्योंकि उसमें प्रगतिशील और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों की परंपरा में वह लिखा गया है। इस उपन्यास में दूसरे महायुद्ध, सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। लेखक ने, अमृत राय लेखक ने आज की पीड़ा में भी नए जीवन के छिपे हुए बीजों की कल्पना की है। प्रभाव की दृष्टि से अमृत राय का जो बीज है 1952 में लिखे गया था, उपन्यास की जो चर्चा हुई है हम बीज, तो वह अशक्त सिद्ध हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि भीष्म साहनी का, बाद में हम इन लोग का लेखक जो भी हैं उपन्यासकार, तो उनका उपन्यास के बारे में फिर से जानेंगे। तो भीष्म साहनी भी प्रगतिवादी के माने जाते हैं, मार्क्सवादी के, और उनका जो उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, तमस, जो नेट सिलेबस में दिया है ना, तमस शायद दिया है, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, बहुत, ये सब 7 उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और प्रकाशित हैं। और झरोखे में आर्य समाजी संस्कारों वाले मध्यवर्गीय परिवार में घटित छोटी छोटी घटनाओं को स्मृति चित्रों के रूप में संजोया गया है। पूरे उपन्यास में मानव की जिजीविसा को उसकी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जिसमें समय के साथ चलने और अपने को बदलने की शक्ति नहीं होती, वह इतिहास की गति के सामने रोड़ा बनकर चूर चूर हो जाता है। और जो कड़ियाँ लिखे हैं, तो कड़ियाँ में भी विपरीत संस्कारों वाले जो मध्यवर्गीय होते हैं पति पत्नी जीवन की कथा कही गई है। पति पत्नी, मध्यवर्गीय तरह के पति पत्नी के जीवन का कथा उसमें उल्लेख किया गया है। और लेखक की दृष्टि में तो पुराने संस्कारों वाली पत्नी के साथ बोझिल
नीरस, उब भरा और जकड़ा हुआ जीवन व्यतीत करने से अच्छा है उससे मुक्त होकर अपने अनुकूल नारी का वर्ण करना। तमस तमस उपन्यास भीष्म साहनी की सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें लेखक जो 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति की विभीषिका से पूरी तरह परिचित हो जाएं। इसे पढ़कर हम यह अनुभव करते हैं कि बड़े लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करने वाली नीतियाँ जनसाधारण के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती है। यद्यपि लेखक यह नहीं मानता कि उपन्यास लिखते समय उनका कोई निश्चित नज़रिया था या उसके इरादे निश्चित थे। वह इतना ही स्वीकार करते हैं कि एक संकटपूर्ण स्थिति में, भीष्म साहनी का कहना है कि एक संकटपूर्ण स्थिति में भी जो पृष्ठभूमि है विभिन्न धर्म, वर्ग, विचारधाराओं के लोगों की प्रतिक्रिया और उनके कारनामे ही दिखाए गए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। और मैया दास की माड़ी में भीष्म साहनी का यह जो दूसरा उपन्यास है तो यह भी महत्वपूर्ण है। मैया दास की माड़ी भी, इसमें 19वीं शती के मध्य से 20वीं शती के पूर्वार्ध तक का इतिहास, 19वीं शती के मध्य से 20वीं शती के पूर्वार्ध तक का इतिहास जो दिया हुआ है मैया दास की माड़ी, एक हवेली को केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। मैया दास की माड़ी में मैया दास जो है खालसा राज्य के प्रति समर्पित है, वह सामंतीय मूल्यों का प्रतीक है। अब देखते हैं कि अमरकांत जी के बारे में, जो कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। उनके भी कई उपन्यास लिखे गए हैं। उन्होंने लिखा है अमरकांत ने सूखा पत्ता, आकाश पक्षी। सूखा पत्ता में कृष्ण नामक एक लड़के की प्रेम कथा है। सूखा पत्ता में कृष्ण अपनी प्रेमिका उर्मिला को जी जान से चाहता है। उससे बिछड़ने पर उसकी स्थिति सूखे पत्ते जैसी हो जाती है, इसलिए सूखा पत्ता वाला नाम दे दिया है। किंतु यही प्रेम उसमें संघर्ष की चेतना उत्पन्न करता है और यह समाज को बदलने के लिए कृत संकल्प लेता है, जो मन में ठान लेता है। और आकाश पंक्षी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है। भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, किंतु अभी समाज में सामंतवादी संस्कार बौद्ध मूल हैं, जो प्रगतिशील शक्तियों को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाते हैं। यह उपन्यास इन्हीं शक्तियों के द्वंद्व को उजागर करता है। अब विश्वंभर नाथ उपाध्याय जी ने क्या लिखा? विश्वंभर नाथ उपाध्याय विद्वान, आलोचक, हिंदी कथाकार भी हैं और उपन्यासकार भी हो गए। तो उनका था रिक्ष, पक्षधर, जाग, मछंदर, गोरख आया, आधुनिक सिंहासन, बत्तीसी, सिद्ध सरहपा, इस तरह से उन्होंने लिखा। राही मासूम रजा के 8 उपन्यास जैसे टोपी शुक्ला, ये सब तो बहुत ज़्यादा इन लोगों का ये उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। जैसे टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, आधा गांव में तो गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग में रहने वाले सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। बुक से शुरू करते हैं। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की बुक से अब शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नांकित है। दादा कामरेड 1941, क्रांतिकारियों की गतिविधि का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। देशद्रोही 1943, सन 1930 से 1942 तक को राजनीतिक स्थिति का अंकन है। इसमें 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन किया गया है। दिव्या 1945 ऐतिहासिक कल्पना है। इसमें इतिहास के आधार पर एक जो भी कल्पना है, हम पढ़े नहीं है दिव्या। अब देखिए पार्टी कामरेड 1946, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है पार्टी कामरेड में। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956 ऐतिहासिक उपन्यास है। यह भी झूठा सच भाग 1 1958, जिसमें राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है। झूठा सच भाग 2 1960, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है झूठा सच में।
12 घंटे 1962 पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है। अप्सरा का श्राप 1965 ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है यह। क्यों फंसे 1968 काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण है इसमें क्यों फंसे में। तेरी मेरी उसकी बात 1974 स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया गया है मेरी तेरी उसकी बात में। तो ये हो गए किसके उपन्यास, यशपाल जी के। तो इसमें दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, भाग 1 भाग 2 दो बार प्रकाशित हुआ। भाग 1 में 1958 में, झूठा सच का भाग 2 1960 में। 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। अब आगे देखते हैं। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे का नाम देश का भविष्य है। मनमथ नाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। मनमथ नाथ गुप्त ने निम्न उपन्यासों की रचना की। देखिए ये सब याद होना चाहिए कि झूठा सच प्रथम भाग क्या था, वतन और देश, दूसरे भाग का नाम क्या था, देश का भविष्य। मनमथ नाथ गुप्त के उपन्यास है बहता पानी, दूसरा है चक्की, तीसरा आस्तीन के सांप, शहीद और शोहदे, षड्यंत्र, छठा है रात और दिन, आधी रात की आती थी, 8वां है अल जुल्फिकार, 9वां है ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म इशू मत करो, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, 11वां है दीन दहाड़े, शहादत नामा। मनमथ नाथ गुप्त की ये रचनाएं हैं। कुल 12, बहता पानी, चक्की, आस्तीन के सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात की अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादतनामा। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारत 1947, मरु प्रदीप भी 1947। तो 1945 में चढ़ती धूप में क्या है, इसका विषय वस्तु क्या दिया है, सन 1932 से 1937 तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण दिया गया है इसमें। 1932 से 37 तक की जो भी राजनीतिक हलचल थे उसी का चित्रण किया गया है। उल्का 1947, इसमें प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन किया गया है। नई इमारत भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। नई इमारत भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। और मरुप्रदीप में बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण किया गया है। भैरव प्रसाद गुप्त प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा। शोले है 1946 में। शोले का विषय वस्तु क्या है, भैरव प्रसाद का उपन्यास शोले का विषय वस्तु है कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किया गया है इसमें शोले में। और मशाल में क्या है, मशाल उपन्यास में पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण किया गया है। आर्थिक संकट और राजनीतिक गतिविधि का चित्रण है। गंगा मैया में 1952 में किसका उपन्यास है, भैरव प्रसाद गुप्त का। गंगा मैया में 1942 में है यह अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण। जंजीरें और नया आदमी 1954, सती मैया का चौरा 1959, इसमें क्या दिया है, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का अंकन। धरती 1962, एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण। आशा 1963, कालिंदी 1963, रंबा 1964, नौजवान 1972, काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992, अंतिम अध्याय 1970। इसमें उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ अस्क के जीवन पर आधारित है। तो भैरव प्रसाद गुप्त के कितने हुए उपन्यास, शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा,
धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, नौजवान, काशी बापू, अगला है भाग्य देवता और अंतिम है अंतिम अध्याय है। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बीज, जिसके बारे में हम बता रहे थे, 1952, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण है इसमें। नागफनी का देश, 1953, प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण किया गया है नागफनी का देश में। किसका है? अमृत राय का। हाथी के दांत, 1956, हाथी के दांत उपन्यास में समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण है। जंगल, 1969, वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। जंगल में सुख दुख, 1969, जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण किया गया है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। भटियाली, 1969, अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। जो अविवाहित रहती है चित्रा, उसके प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। धुआं, 1977, इसमें नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण किया गया है। तो अमृत राय का क्या उपन्यास है? बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली, धुआं। अब आगे देखते हैं अमरकांत। अमरकांत एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, उपन्यास हैं, वर्ष भी दिया है, विषय वस्तु भी है। तो उपन्यास है सूखा पत्ता, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े, 1959, कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। आकाश पक्षी, 1967, 1967, स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन किया गया है इसमें। काले उजले दिन, इस 1969, विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन है। विमाता, अब आप समझिएगा विमाता किसे कहते हैं। ग्राम सेविका, 1981, ग्राम सेविका, 1981। बीच की दीवार, 1981, एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा। सुखजीवी, 1982। बीच की दीवार किसका है? अमृत राय जी का। तो इसमें क्या दिया है? एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा। सुखजीवी, 1982, सुंदर पांडे की पतोहू। इन्हीं हथियारों से, 2003 में है यह, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का इसमें चित्रण है इन्हीं हथियारों से, अमरकांत का। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप में प्राप्त हुआ। कब? सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं झरोखा, 1967, आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कड़ियाँ, 1970, जिसमें दाम्पत्य जीवन की कटुता, कड़वापन और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया गया है कड़ियाँ वाले उपन्यास में। भीष्म साहनी का जो कड़ियाँ उपन्यास है। और झरोखा में आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। तमस, 1973, इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। तमस, 1973, इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है? भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। वसंती, 1980, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन किया गया है। मैया दास की माड़ी, 1988, सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है। कुंतो, 1993, नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है। कुंतो में 1993 में है यह। इसमें क्या दिया है? नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन किया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर, सन 2000 में प्रकाशित हुआ।
अब देखते हैं मार्कंडेय मूलतः कहानीकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सेमल का फूल, अग्निबीज। सेमल का फूल है 1959, अग्निबीज है 1981। गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन दिया गया है। अग्निबीज में क्या है? अग्निबीज में गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। इसमें गांधीवादी विचारधारा का एक तरह से जो भी उनकी विचारधारा उसको अलग अलग करके जो भी रहे होंगे उस टाइम पे, तो उन्होंने 1981 से पहले तो उसको अलग अलग बिखेरते हुए और अग्निबीज के रूप में एक क्रांतिकारी युवा चेतना का उसमें अंकन दिया गया है अग्निबीज में, मार्कंडेय का। और बीज किसका उपन्यास है? अमृत राय का। हम ये पूछ चुके हैं कि अमृत राय किसके पुत्र थे। अब आगे देखते हैं। जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं निम्न हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972। इसमें क्या दिया है? पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। यह गांव के जो भी दलित जाति में आते हैं, जाति में आते हैं, उनके जीवन पर आधारित इसमें वर्णन किया गया है। कहाँ का? पंजाब का। धरती धन्ना अपना। आधा पुल 1973 युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन है। कभी न छोड़े खेत 1976 सामंती जाटों की कहानी। मुट्ठी भर कांकर 1976। इसमें मुट्ठी भर कांकर में क्या है? पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी। टुंडालाट 1978 अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा। घास गोदाम 1985 दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी। नरक कुंड में वास 1994 धरती धन्ना अपना उपन्यास का विस्तार है। इसमें नरक कुंड में वास का क्या है? 1994 में यह है। और इसमें धरती धन्ना अपना जो हम लोग 1972 पढ़े हैं उसका प्रकाशित, और इसमें पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है यह, तो उसके उपन्यास का विस्तार दिया हुआ है। किसमें? नरक कुंड में वास में। नरक कुंड में वास, इसी पे धरती धन्ना अपना उपन्यास का विस्तार दिया हुआ है, विस्तृत रूप से उसमें वर्णन किया गया है। लाट की वापसी 2000, इसमें वर्ष 2000 में प्रकाशित, और इसमें टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार है। किसका? टुंडा लाट। जब भी हम लोग पढ़े मुट्ठी भर कांकर, उसके बाद जो टुंडा लाट दिया है 1978, तो टुंडा लाट का उपन्यास का विस्तार किसमें दिया है? लाट की वापसी में। जमीन तो अपनी थी वर्ष 2001 दलित जीवन से संबद्ध कथा है। जमीन तो अपनी थी में यह किसका है? जगदीश चंद्र, तो उनकी जो उपन्यास है जमीन तो अपनी थी, इसमें दलित जीवन से संबद्ध कथा है जो 2001 में प्रकाशित हुआ। विश्वंभर नाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार हैं। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं रिक्श 1967, पक्षधर 1971, जाग मच्छंदर गोरखाया 1983, दूसरा भूतनाथ 1985, जोगी मत जा 1989, विक्षुब्ध 1991, कठपुतली 1992, विश्वबाहु परशुराम 1997, प्रतिशोध 1998। तो रिक्श में क्या है? इसका क्या विषय वस्तु है, क्या कथ्य है? रिक्श को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन किया गया है। इसमें रिक्श को प्रतीक बनाकर, रिक्श का मतलब बताइएगा क्या होता है? रिक्श का कौन से जानवर से संबंधित है या किसी मनुष्य से संबंधित है? क्या किसका नाम होता है? किसका पर्यायवाची शब्द है? अच्छा ये बताइए किसका पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए, रिक्श को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन इसमें किया गया है। पक्षधर 1971, इसमें वाम पक्षी आक्रोश का चित्रण किया गया। किसमें? पक्षधर में, विश्वंभरनाथ उपाध्याय। जाग मच्छंदर गोरखाया 1983, इसमें मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन किया गया। जाग मच्छंदर गोरखाया। दूसरा भूतनाथ 1985, एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है। जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण किया गया। किसमें? दूसरा भूतनाथ।
यह किसी और का भी है। दूसरा भूतनाथ, भूतनाथ नाम से है, देवकी नंदन खत्री का। जोगी मत जा भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। जोगी मत जा। विशुद्ध 1991। विश्वबाहु परशुराम, इसमें परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। प्रतिशोध, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण है। अब आगे देखते हैं। हृदयेश प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। हृदयेश जी के बारे में, प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास अग्रांकित हैं। गांठ 1970 एक प्रतीकात्मक उपन्यास। हत्या 1971, इसमें भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन किया गया है। गांठ क्या है? एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या उपन्यास में क्या है? भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है। एक कहानी अंतहीन तीसरे नंबर पे क्या है? एक कहानी अंतहीन 1972 वर्ष में प्रकाशित है। और व्यवस्था के, एक कहानी अंतहीन में क्या है विषय वस्तु उसकी? व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन किया गया है। व्यवस्था में जो जहरीला अंतहीन होता है उसके कुप्रभाव का अंकन किया गया है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976, इसमें सफ़ेद घोड़ा लाल सवार में क्या है? अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग। साढ़ 1981, साढ़ 1981 में क्या दिया है? शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन। ये भी सही ही है हृदय जी का। पूर्व जन्म 1985, दंडनायक 1990, इसमें दंडनायक में क्या है? कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन किया गया है। पगली घंटी 1995, जेल के परिवेश का चित्रण है इसमें। किस्सा हवेली 2004, प्रतीकात्मक उपन्यास है यह। बदी उजमा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नांकित हैं। एक चूहे की मौत 1971, छाकों की वापसी 1975, अपुरुष 1976, छठा तंत्र 1977, सभा पर्व 1994। बदी उजमा जो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, तो इनके उपन्यास एक चूहे की मौत 1971 में, इसमें फैंटेसी शैली में लिखा प्रतीकात्मक उपन्यास है यह। छाकों की वापसी 1975, इसमें विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया गया है। विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान जाना और मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया गया है छाकों की वापसी में। अपुरुष 1976, इसमें प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन किया गया है। जो प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापक होते हैं उनकी मानसिकता का यहाँ पर अंकन किया गया है अपुरुष में। छठा तंत्र 1977, आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। छठा तंत्र आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। सभा पर्व 1994, यह अपूर्ण उपन्यास है। बदी उजमा का सभा पर्व जो है उपन्यास जो है अपूर्ण उपन्यास है। बदी उजमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। एक चूहे की मौत में बदी उजमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। मुद्रा राक्षस ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। अचला एक मन है स्थिति, पहला है अचला। मुद्रा राक्षस का क्या है? अचला एक मन है स्थिति 1975 ईस्वी में। दूसरा है भगोड़ा 1978 ईस्वी में। तीसरा है शोक संवाद 1980 ईस्वी में। चौथा है मेरा नाम तेरा नाम 1980 ईस्वी में। हम सब मनसाराम 1981 ईस्वी में। शांति भंग 1982 ईस्वी में। प्रपंच तंत्र 1985 ईस्वी में। दंड विधान 1986 ईस्वी में। तो मुद्रा राक्षस के उपन्यास कौन कौन से? अचला एक मन है स्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसाराम, शांति भंग, प्रपंच तंत्र, दंड विधान। किसके हैं सब? मुद्रा राक्षस के।
अगला है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के महत्वपूर्ण उपन्यास है कटा हुआ आसमान 1971, प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की कटा हुआ आसमान 1971 प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन किया गया है। मुर्दा घर 1974 बम्बई महानगर की भाटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है मुर्दा घर में। अकाल 1997 आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण है अकाल में। तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के कौन कौन उपन्यास है? कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर और अकाल। काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियां हैं काशी का 80, इसमें काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। काशी मतलब बनारस, वाराणसी। अपना मोर्चा 1972 छात्र आंदोलन का चित्रण किया गया है। अपना मोर्चा में छात्र आंदोलन का चित्रण है 1972। रेहन पर रघु महुआ चरित 2011, इसमें कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो काशीनाथ सिंह के उपन्यास कौन कौन है? काशी का 80, दूसरा है अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, चौथा है महुआ चरित। अब्दुल बिस्मिल्लाह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। इनके उपन्यास है समरशेष है 1980, इसको विवेकी राय ने भी लिखा है। समरशेष है किसने लिखा है? विवेकी राय ने भी लिखा है। झीनी 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 चदरिया, तो झीनी झीनी बीनी चदरिया ये किसका एक पद्य के रूप में है, दोहा संग्रह के रूप में, बीजक में कबीरदास जी के। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसमें 1986, इसमें बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। यह बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। जहरवाद 1987 विंध्याचल के एक निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। कौन सा? जहरवाद। दंत कथा 1990। मुखड़ा क्या देखें 1996। मुखड़ा क्या देखें उपन्यास में क्या है? दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है। अपवित्र आख्यान 2008 रावी लिखता है। समरशेष है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का क्या क्या रचना है? समरशेष है, जिसको विवेकी राय ने भी लिखा है। समरशेष है नाम से उपन्यास। समरशेष है, झीनी 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 चदरिया, जहरवाद वाले में क्या है? विंध्याचल के एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है जहरवाद में। दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अगला है अपवित्र आख्यान, फिर अगला है रावी लिखता है। किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। संजीव, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, बताए थे आपको। तो संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। किसानगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, सावधान नीचे आग है 1986, धार 1990, पाँव तले की दूब 1995, जंगल जहाँ शुरू होता है, अगला है सूत्राधार, फिर अगला है चंपा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसानगढ़ के अहेरी 1981 अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है। किसानगढ़ के अहेरी में अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है। सर्कस में 1984, इसमें सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। यह किसने लिखा है? संजीव ने लिखे हैं, संजीव जी लिखे हैं। सावधान नीचे आग है 1986, इसमें झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। यह सावधान नीचे आग है, कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है, झरिया क्षेत्र की। धार 1990 कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। धार में क्या है? कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पाँव तले की दूब झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण है। पाँव तले की दूब क्या है? झारखंड के जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण है। जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है वर्ष 2000, इसमें पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है। सूत्राधार 2003 में
सूत्रधार भी किसका है? संजीव का है। जंगल जहाँ शुरू होता है वह भी संजीव का है। सूत्रधार भी, आकाश चंपा यह भी। तो सूत्रधार कब है? 2003 में। सूत्रधार में लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है। भिखारी ठाकुर शायद झारखंड। सूत्रधार 2003 लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है। आकाश चंपा 2008। यह सब किसके हैं? संजीव के हैं। अब चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध की उपन्यास, वेरी इंपॉर्टेंट है यह तो। धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। यह दोनों ही मेरा पढ़ा हुआ है। गुनाहों का देवता है 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। 1949 में गुनाहों का देवता लिखा गया है। अब इसमें की विषय वस्तु चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा जो इसमें भी है, नेट सिलेबस में भी है, आलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। सही में है यह तो। अलिफ लैला जो एक सीरियल भी आता था बहुत पुराने समय में, अलिफ लैला। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है, तो उसी आदि की इतने ही कहानियों पर, या जो भी आप कहिए, आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है सूरज का सातवां घोड़ा में। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नांकित हैं। प्रेत बोलते हैं 1952। प्रेत बोलते हैं में क्या विषय वस्तु? इसमें असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया है प्रेत बोलते हैं में। दूसरा है उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी। इसमें नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन किया गया है। उखड़े हुए लोग में नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। कुलटा 1958। शह और मात 1959। शह और मात में युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1963 अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अनदेखे अनजान पुल 1963। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन। मंत्रविद्ध 1967। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया है। जो प्रेत बोलते हैं जिसमें असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया है 1952 में, तो इसको पुनः 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना जो है 1963 में, जिसमें अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण किया गया है, तो इसमें अपनी पत्नी मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, मन्नू भंडारी के सहलेखन में की, साथ में मिलकर के रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की। प्रभाकर माच में प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं। पहला है परंतु 1940। दूसरा है एक तारा 1952। तीसरा है सांचा 1956। चौथा है द्वाभा 1957। पांचवा है जो उपन्यास प्रभाकर माचवे का जो उपन्यास 1964। छठा है किशोर प्रभाकर माचवे का छठवां किशोर 1969। सातवां है 30 40 50 1973। आठवां है अनदेखी। नौवां है दर्द के पैबंद 1974। 10वां है द्युत 1976। 11वां है किस लिए 1975। 12वां है आँख मेरी बाकी उनका 1983। 13वां है लापता 1984। नरेश मेहता कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं डूबते मस्तूल 1954। कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। डूबते मस्तूल 1954। इसमें नरेश मेहता जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ये कवि उपन्यासकार भी हैं। इनके उपन्यास हैं डूबते मस्तूल। डूबते मस्तूल हम कहानी, ये जो उपन्यास है इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि मेरे पास तो है।
तो डूबते मस्तूल 1954, कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। यह पथबंधु था 1962। यह पथबंधु था में क्या है, आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया, किसमें, यह पथबंधु था। अगला है नरेश मेहता जी का धूमकेतु एक श्रुति 1962। बालक उद्यन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। दो एकांत 1964, नरेश मेहता जी का दो एकांत 1964। इसमें आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन किया गया है। नदी यशस्वी है 1967। उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन। जो उद्यन है उसकी किशोरावस्था में उसका जो जिज्ञासा है, अनंत जिज्ञासा का अंकन किया गया है नदी यशस्वी है में। प्रथम फाल्गुन, या नदी यशस्वी है किसका है, नरेश मेहता जी का। दो एकांत किसका है, नरेश मेहता जी का। धूमकेतु एक श्रुति किसका है, नरेश मेहता जी का। प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता जी 1968। इसमें महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण किया गया है। उत्तर कथा भाग 1 1979, उत्तर कथा भाग 2 1982। उत्तर कथा भाग 1 में क्या है, मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। गिरिधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं चांदनी के खंडहर 1954। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुहासे 1969। मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण है। कंदील और कुहासे 1969 मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि उपन्यासकार हैं, यह भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं सोया हुआ जल 1954। सोया हुआ जल क्या है, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा 1977। इसमें कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। सूने चौखट 1981 बालक के स्वभाव का चित्रण है। सूने चौखट में कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां हैं एक सड़क 57 1957, 57 तो 57 में ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। तो लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां में क्या है, लीला और नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले जो समाज है, समाज में जितने लोग भी हैं उनका चित्रण है। उसके आधार पर डाक बंगला देखिए, अगला है डाक बंगला, कमलेश्वर जी का डाक बंगला। तो कमलेश्वर जी का जो उपन्यास है डाक बंगला, उसका है 1959 में। मातृहीन कथा नायिका इरा की संघर्ष कथा का चित्रण किया गया है डाक बंगला में। लौटे हुए मुसाफिर 1961, इसमें सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में खोया हुआ 1967, क्लर्क श्यामलाल उनकी पुत्री तारा पुत्र वीरन की कथा है। काली आंधी 1974, स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण है। आगामी अतीत 1976। तो कमलेश्वर जी के कितने हैं उपन्यास, एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, ये सब किसके हैं, कमलेश्वर जी के। अगला है तीसरा आदमी 1976। तीसरा आदमी 1976, जिसमें मध्य वर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। मध्यवर्गीय दंपति के बीच तीसरा व्यक्ति का जो प्रवेश होता है उसकी कहानी है तीसरा आदमी में। वही बात 1980, मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण किया गया है।
रेगिस्तान 1988, आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण। कितने पाकिस्तान, वर्ष 2000। अगला देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य, अच्छा ये सब किसके हैं? वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, किसके हैं? कमलेश्वर जी के। अब देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उसका बचपन 1957, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974, तीसरा दूसरा न कोई 1978, दर्द ला दवा 1980, पांचवा है गुजरा हुआ जमाना 1980, काला कोलाज 1989, नर नारी 1996, मायालोक 1999, नौवा है एक नौकरानी की डायरी, वर्ष 2000। तो कृष्ण बलदेव वैद्य के क्या क्या है? उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, तीसरा है दूसरा न कोई, चौथा है दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी। काला कोलाज को वैद्य जी ने, कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी। अनुपन्यास, काला कोलाज को वैद्य जी ने क्या कहा? अनुपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं खाली कुर्सी की आत्मा। खाली कुर्सी की आत्मा 1958। खाली कुर्सी की आत्मा में क्या विषय वस्तु है? इसमें लक्ष्मीकांत वर्मा का जो खाली कुर्सी की आत्मा है, इसका विषय वस्तु क्या है? समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। जितने भी इसमें दिया हुआ है कथा, एक तरह से कहानी की तरह, तो एक खाली कुर्सी के द्वारा ही कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा 1965। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ एक हुआ कागज, कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965। इसमें जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। कोयला और आकृतियां 1970। स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण। सफ़ेद चेहरा एक रोमानी कथा। टेराकोटा 1971, महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का चित्रण है, अंकन किया गया है। तीसरा प्रसंग 1972। अगला है मुंशी राय ज्यादा। तो क्या क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी के खाली कुर्सी की आत्मा, कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज, कोयला और आकृतियाँ, सफ़ेद चेहरा, टेराकोटा, तीसरा प्रसंग, मुंशी राय ज्यादा। टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। टेरिकोटा का क्या अर्थ होता है? मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की है जो निम्न है। अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1968, अंतराल 1972। अंधेरे बंद कमरे में क्या दिया है? दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। अगला है उपन्यास न आने वाला कल। इसमें एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण किया गया है। अंतराल, इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। अंतराल में स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं। राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। नदी बहती थी 1962। इसमें नदी बहती थी का विषय वस्तु क्या है? सामाजिक राजनीति विद्रूपता का चित्रण है। सामाजिक राजनीति विद्रूपता का चित्रण है। विद्रूपता का चित्रण है। नदी बहती थी किसका है? राजकमल चौधरी का। शहर था शहर नहीं था 1966। मछली मरी हुई, यह पूछा जा चुका है राजकमल चौधरी जी का। मछली मरी हुई 1966। समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण किया गया है मछली मरी हुई उपन्यास में। देह गाथा, इसमें 1966 या, और इसमें मुक्त यौनाचार का चित्रण है। मुक्त यौनाचार का चित्रण किया गया किसमें? देह गाथा में। 20 रानियों के बाइस्कोप
1972। इसमें फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। 20 रानियों के बायोस्कोप में, जो 1972 में फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी दी हुई है। निर्मल वर्मा जो हैं अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रांश भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। वे दिन 1964, चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित, लाल टीन की छत 1974, एक वयः संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण, एक चिथड़ा सुख 1979, विट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगी की कहानी है। रात का रिपोर्टर 1989, आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। अंतिम अरण्य वर्ष 2000। तो वे दिन, लाल टीन की छत, वे दिन में चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा के, तो लाल टीन की छत में क्या है, एक वयः संधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। एक चिथड़ा सुख में क्या है, विट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। रात का रिपोर्टर, इसमें आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन किया गया है। अब आगे देखते हैं दुष्यंत कुमार कवि के बारे में। कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल 1964। इसकी विषय वस्तु क्या है, कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन किया गया है। आंगन में एक वृक्ष 1969, एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, तो एक स्त्री के अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण दिया गया है इसमें। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार का कथन इस प्रकार है। रमेश बख्शी का है 18 सूरज के पौधे 1965। इसमें मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन किया गया है। श्रीकांत वर्मा का है उपन्यास दूसरी बार। श्रीकांत वर्मा का क्या है, दूसरी बार। रमेश बख्शी का क्या है, 18 सूरज के पौधे। दूसरी बार श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार 1968 में। इसमें महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है। ओम प्रकाश का है कुछ जिंदगियां 1968, समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण। दीपक बेमतलब, दीपक का क्या उपन्यास है, बेमतलब। गिरीश अस्थाना का क्या है, धूप छाही रंग। गिरीश अस्थाना का क्या है, धूप छाही रंग 1970। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। मुक्तिबोध का क्या है, विपात्र 1970। इसमें मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण किया गया है। प्रमोद सिन्हा, उसका शहर 1970, आधुनिकता बोध का इसमें चित्रण किया गया है। उसका शहर, प्रमोद सिन्हा का क्या उपन्यास है, उसका शहर। मुक्तिबोध का क्या है, विपात्र। तो उसका शहर, प्रमोद सिन्हा का उसका शहर उपन्यास में क्या है, आधुनिकता बोध का चित्रण है। इब्राहिम शरीफ, अंधेरे के साथ। इब्राहिम शरीफ का है अंधेरे के साथ 1972 में। एक इसमें क्या दिखाया है, अंधेरे के साथ उपन्यास में क्या है, एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी है। क्रूर शक्तियों से संघर्ष जो करता है उसकी कहानी दी हुई है उस व्यक्ति की। गोपाल उपाध्याय, इनका उपन्यास है एक टुकड़ा इतिहास। गोपाल उपाध्याय का उपन्यास क्या है, एक टुकड़ा इतिहास 1975 में। इसमें दलित महिला जो है चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण है। दलित महिला चनुली, उसके जीवन संघर्ष का चित्रण है एक टुकड़ा इतिहास में। महीप सिंह का उपन्यास है यह भी नहीं। उपन्यास का नाम क्या है, यह भी नहीं 1976। स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन किया गया है। भीमसेन त्यागी, नंगा शहर 1977। इसमें आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन किया गया है। विपिन कुमार अग्रवाल, बीती आप। भीमसेन त्यागी का क्या है, नंगा शहर। भीमसेन त्यागी का उपन्यास क्या है, नंगा शहर। इसमें आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन किया गया है। विपिन कुमार अग्रवाल का क्या है, बीती आप बीती। विपिन कुमार अग्रवाल का उपन्यास क्या है, बीती आप बीती।
इसमें यह 1978 में है, बीती आप बीती। इसमें साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण है, संगति और असंगति, तो ये असंगति का चित्रण है। रमेश चंद्र सिन्हा का क्या है, सोमाचरित 1980। मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन किया गया है। मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन किया गया है। किसमें? सोमाचरित में। किसका लिखा हुआ है? रमेश चंद्र सिन्हा जी का। रविंद्र कालिया, इनका उपन्यास है खुदा सही सलामत। खुदा सही सलामत है, यह 2 भाग में है यह उपन्यास, खुदा सही सलामत है। इसमें यह 1982 और 1984, पहला भाग 1982, खुदा सही सलामत है पहला भाग 1982 और उसी का दूसरा भाग 1984। तो पहले भाग में क्या है, नारी शोषण का चित्रण है खुदा सही सलामत में, और दूसरे भाग में क्या है, चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। जो चुनाव के समय जो राजनीति होती है उसका वहाँ पर सजीव अंकन, मतलब एकदम जो भी है क्या बोले, सत्य वाला अंकन, सजीव अंकन। दूधनाथ सिंह, इनका है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम और किसका है? जयसी जी का है। तो दूधनाथ सिंह ने भी लिखा है आखिरी कलाम उपन्यास 2003 में। बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है यह आखिरी कलाम। गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। यह हम सबको याद रखना होगा, धूप छाही रंग उपन्यास, इसमें युद्ध विषय पर लिखा गया है और हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास। गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास जो है निम्नलिखित है। लोग 1966, यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संत्रास का चित्रण है इसमें, लोग वाले में उपन्यास में। चिड़ियाघर 1968, इसमें रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है इसमें। यात्राएं 1971, यात्राएं उपन्यास में पति पत्नी के बीच मानसिक दूरी का चित्रण किया गया है। जुगलबंदी 1973, जुगलबंदी में अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है इसमें। अंग्रेजी सत्ता का अंत हो गया और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन, मतलब शुरुआत। दो उपन्यास 1974, इंद्र सुने 1978, फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास है इंद्र सुने। दावेदार 1979, यथा प्रस्तावित 1982, आधुनिक नारी के यथा प्रस्तावित में क्या है 1982, सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है। तीसरी सत्ता 1982, आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। परिशिष्ट 1984, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है इसमें। परिशिष्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये। परिशिष्ट 1984, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किया गया है। असलहा 1987, अंतर्ध्वंस 1990। असलहा उपन्यास में क्या है, वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। तीसरी दुनिया के देशों में, अंतर्ध्वंस में क्या है, तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन किया गया है। तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं, जो युवा प्रतिभा है उसका अमानवीय रूप से शोषण किया गया है, उसका अंकन दिया हुआ है इसमें। ढाई घर 1991, इसमें समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। जो समाज है, मनुष्य है और जो प्रतिष्ठान है उस पे जो बदलाव हो रहा है, उसी रिश्तों का चित्रण किया गया है कि किस तरह से बदलाव हो रहा है। पहला गिरमिटिया, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1999, इसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। यह किसका है? गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया। एक आग का दरिया है 2007। महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। एक पति के नोट्स
1967 आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या। दूसरी तरफ है 1967 का 1967 ईस्वी उड़ने की पेशतर 1987 दो देश और तीसरी उदासी 1997। तो महेंद्र भल्ला का उपन्यास एक पत्नी के नोट्स में क्या दिया है? आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या। ये तो बहुत सारे लेखकों ने लिख डाला है, दाम्पत्य जीवन की समस्या, बद्धता। दूसरी तरफ 1967 इसमें दूसरी तरफ उपन्यास में क्या दिया हुआ है? प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण। दूसरी तरफ में उड़ने के पेस्तर, प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण है इसमें भी, दूसरी तरफ और उड़ने के पेस्तर में भी। सुरेश सिन्हा ने दो महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, सुबह अंधेरे पर 1967, पत्थरों पर शहर 1971। इसमें नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण दिखाया गया है। सुबह अंधेरे पर और पत्थरों का शहर सुरेश सिन्हा के उपन्यास हैं। गंगा प्रसाद विमल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है, अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक। गंगा प्रसाद विमल का कौन कौन सा है? अपने से अलग 1969, कहीं कुछ और 1971, मरीचिका 1973, मृगांतक 1978। गोविंद मिश्र के उपन्यास निम्नलिखित हैं, वह अपना चेहरा 1970, दफ्तरी जीवन का अंकन, उतरती हुई धूप 1971, किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण गोविंद मिश्र का है। गोविंद मिश्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? पहला है वह अपना चेहरा, दूसरा उतरती हुई धूप, तीसरा लाल पीली जमीन, चौथा है हुजूर दरबार, पांचवा है तुम्हारी रोशनी में, छठा है धीरे समीरे, सातवां है 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, अगला है कोहरे में कैद रंग, अगला है धूल पौधों पर। तो वह अपना चेहरा 1970 जिसमें दफ्तरी जीवन का अंकन किया गया है। उतरती हुई धूप उपन्यास 1971, इसमें किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है उतरती हुई धूप में। लाल पीली जमीन 1976, इस उपन्यास में बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन किया गया है। हुजूर दरबार 1981, राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में 1985, दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन है इसमें। धीरे समीरे 1988, रिपोर्टाज शैली में लिखा उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर 1995, संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण है। फूल इमारतें और बंदर 2000, समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर। अब अगले हैं अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत मॉरीशस के हिंदी उपन्यासकार हैं। कहाँ? मॉरीशस के हिंदी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979। अभिमन्यु अनंत जी का नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार और जम गया सूरज, तपती दोपहरी, लाल पसीना, कुहासे का दायरा, शेफाली। अगला है 9वां, हड़ताल कब होगी 1979, अपनी ही तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जो बोले थे 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और। किसका है सब? अभिमन्यु अनंत जी का है। हड़ताल कब होगी, अपनी अपनी सीमा, अपनी ही तलाश, गांधी जो बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद और। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। किसे? अभिमन्यु अनंत को। अब अगले हैं भगवान सिंह। भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं, महाभिषग 1973, अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है। अपने अपने राम 1992, रामकथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है। उन्माद 1999, सांप्रदायिक
उन्माद का चित्रण है शुभ्रा वर्ष 2000, शुभ्रा उपन्यास वर्ष 2000। इसमें शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण है। अब अगले हैं देवेश ठाकुर, इनके उपन्यास है भ्रमभंग 1975। भ्रमभंग उपन्यास में एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है। प्रिय शबनम 1978 निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन है। जनगाथा 1985, गुरुकुल 1989। अब अगले हैं कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास। तो कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान 1977। एक और हिंदुस्तान में विषय वस्तु है जेल की जिंदगी का चित्रण दिया हुआ है। एक और हिंदुस्तान में तुम्हारे नाम 1979 किशोर प्रेम का चित्रण है। काल कथा 1998 सन 1918 से 1929 तक की कालावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन है। पिघलेगी बर्फ वर्ष 2006 मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण है। कामता नाथ के कौन से हैं उपन्यास? समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, अगला है तुम्हारे नाम, फिर है चौथा काल कथा, पांचवा है पिघलेगी बर्फ। योगेश गुप्त के उपन्यास इस प्रकार हैं अधिकार विसर्जन, उनका फैसला, तीसरा है पहला अंत, चौथा है छोटे बड़े डर, पांचवा है अकारण, छठवां है उपसंहार, सातवां है अनायास। रविंद्र वर्मा के उपन्यास है किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा शेख चिल्ली 1981, माँ और अश्वत्थामा 1984। इसमें अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है। तो रविंद्र वर्मा का कौन कौन है? किस्सा तोता सिर्फ तोता, गाथा शेख चिल्ली, माँ और अश्वत्थामा, जवाहर नगर, अगला है 99, अगला है पत्थर ऊपर पानी, फिर आगे है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, फिर अगला है 10 बरस का भंवर। तो जवाहर नगर 1995 सन 1975 की आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। 99 1998 इसमें मध्यवर्गीय 99 उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन किया गया है। पत्थर ऊपर पानी वर्ष 2000 इसमें वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन। 10 बरस का भंवर 2008। अब अगले हैं रमेश चंद्र शाह, प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं गोबर गणेश 1978, कथानक विनायक, जो कथानायक है विनायक की आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है गोबर गणेश उपन्यास में। किस्सा गुलाम उपन्यास 1986 में है। इसमें किस्सा गुलाम उपन्यास में दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। पूर्वापर 1990 इसमें दो मित्रों के बचपन की कहानी। पूर्वापर 1990 दो मित्रों के बचपन की कहानी। आखिरी दिन 1992 नैतिक पतन अमानवीयता आदि का चित्रण है आखिरी दिन में। पुनर्वास कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। खबर 1978, गोपीगंज संवाद 1981, आदिकांड, अमृतपुत्र, पदातिक, पंचवटी। पदातिक और पंचवटी रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। पंचवटी रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। आदिकांड जो है ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है। गोपीगंज संवाद जो है ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन किया गया है प्रणव कुमार बंदोपाध्याय का। गोपीगंज संवाद, आदिकांड,
अमृतपुत्र, पदातिक, पंचवटी। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं एक नौकर की कमीज, यह भी इम्पोर्टेंट है। 1979। इसमें दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया गया है। एक नौकर की कमीज। खिलेगा तो देखेंगे, 1996। एक अध्यापक के परिवार का अंकन है इसमें। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। 1997। कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कहा है। क्या कहा? निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू। किस उपन्यास को? दीवार में एक खिड़की रहती थी। आगे देखते हैं, मणिपुर के प्रतिष्ठित उपन्यास निम्नांकित हैं। मणिमधुकर का है सफ़ेद मेमने, 1971। सफ़ेद मेमने में राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गाबासी जैसी ढाड़ियों में बसे लोग की कथा है। पत्तों की बिरादरी, 1979। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना, 1981। रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है। अब आगे देखते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी जी का, तो इनका है जंगल तंत्रम, 1979। जंगल तंत्रम में क्या दिया है? लोकतंत्र की असलियत का चित्रण है। सेतु, 1981। भारत बनाम इंडिया उपन्यास, 1983 में। इसमें भारत बनाम इंडिया में क्या दिया है? समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण है। गांवों की पीड़ा का चित्रण है। दर्पण झूठ न बोले, 1983। समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। राहु केतु, 1984। राहु केतु उपन्यास में क्या दिया है? एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण है। मेरे मरने के बाद, श्रवण कुमार गोस्वामी का क्या है? मेरे मरने के बाद, 1985। इसमें हिंदी लेखक की नियति का चित्रण है। चक्रव्यूह, 1988। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। आदमखोर, 1992। एक टुकड़ा सच, 1992। हस्तक्षेप, 2002। कहानी एक नेताजी की, 2005। ये सब हमें याद होना चाहिए श्रवण कुमार गोस्वामी का। जंगल तंत्रम, दूसरा है सेतु, तीसरा है भारत बनाम इंडिया, चौथा है दर्पण झूठ न बोले, पांचवा है राहु केतु, मेरे मरने के बाद छठवां, सातवां है चक्रव्यूह, आठवां है आदमखोर, नौवां है एक टुकड़ा सच, हस्तक्षेप, 10वां है हस्तक्षेप, 11वां है कहानी एक नेताजी की, 2005 में। अब अगला देखते हैं मनोहर श्याम जोशी जी का। किस्सागों के रूप में प्रसिद्ध हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सागों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। करु करु स्वाहा, 1980। कसब क्या जाने, 1987। हरि या हरक्यूलीज की हैरानी, 1994। टाटा प्रोफेसर, 1995। हमजाद, 1996। क्याप, 2001। कौन हूँ मैं, 2006। मनोहर श्याम जोशी का किस्सागों के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, उनके जो उपन्यास हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करु करु स्वाहा, 1980। इसमें करु करु स्वाहा उपन्यास में बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब क्या जाने, यह एक प्रेम कथा है। कसब क्या है? एक प्रेम कथा है। हरि या हरक्यूलीज की हैरानी, हरि या हरक्यूलीज की कहानी क्या है? हुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है इसमें। हुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण। टाटा प्रोफेसर, इसमें टाटा प्रोफेसर उपन्यास में क्या है? एक स्कूल शिक्षक के व्यंग चित्र का अंकन है। हमजाद, बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण। क्याप, अजीब, क्याप उपन्यास में क्या है? यह अजीब, एक तरह से अजीब भी कहा जाता है। पूर्वांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी। कौन हूँ मैं, प्रसिद्ध भुवाल सन्याल के केस पर आधारित है यह। अब आगे देखते हैं सुरेंद्र वर्मा के बारे में। यह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके प्रकाशित उपन्यास हैं अंधेरे से परे, 1980। मुझे चांद चाहिए,
1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनके उपन्यास, सुरेंद्र वर्मा जी भी। तो इनके उपन्यास अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। द्रोणवीर कोहली, द्रोणवीर कोहली के प्रमुख उपन्यास हैं हवेलियों वाले, 1980, चौखट 1981, आंगन का कोठा 1985, काया स्पर्श, किसका है काया स्पर्श, द्रोणवीर कोहली, तकसीम, बाह कैंप, नानी, पोटली, यह सब किसके हैं, द्रोणवीर कोहली का। मंजूर एहतसाम के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कुछ दिन और 1976, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट, सूखा बरगद 1986, दास्तान ए लापता उपन्यास 1995, वशारत मंजिल 2004, कुछ दिन और। मंजूर एहतसाम का क्या है उपन्यास, कुछ दिन और, जिसमें पति पत्नी संबंध पर यह आधारित है। यह सूखा बरगद क्या है, हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण है। सूखा बरगद में क्या है, हिंदू और मुस्लिम जो समस्या होती है उसका संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। दास्तान ए लापता, इसमें इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण है। वशारत मंजिल 2004, इसमें मुस्लिम समाज के अंतर विरोधों का चित्रण है। तो मंजूर एहतसाम जो है हिंदू मुस्लिम के लिए दो उपन्यास लिख दिए, सूखा बरगद और वशारत मंजिल। मंजूर एहतसाम ने मदरसा और पहर ढलते शीर्षक दो उपन्यास और लिखा है। तो कुछ दिन और, सूखा बरगद, दास्तान लापता, वशारत मंजिल, मदरसा, पहर ढलते, किसका है, मंजूर एहतसाम। अब आगे देखते हैं मिथिलेश्वर जो प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। एक है झुनिया 1980, युद्धस्थल 1981, प्रेम नबाड़ी उपजे 1995, यह अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे कुम्हार से 2006, पानी बीच मीन प्यासी। तो झुनिया मिथिलेश्वर जी के उपन्यास जो हैं, झुनिया उपन्यास, इसमें बिहार के गांवों का चित्रण है। झुनिया उपन्यास में बिहार के गांवों का चित्रण है। युद्धस्थल उपन्यास में क्या है, इसमें अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन है। अंधविश्वासग्रस्त, जो अंधविश्वास से ग्रसित हैं, पिछड़े मानसिकता वाले, उनके ग्रामीण के जो भी जीवन है वह भयावह से जुड़े हुए हैं, उनका अंकन किया गया। अब मिथिलेश्वर का अगला उपन्यास है प्रेम नबाड़ी उपजे, इसमें रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। अब अगला उपन्यास है मिथिलेश्वर जी का यह अंत नहीं, इसमें समकालीन बिहार के गांवों का यथार्थ चित्रण है। सुरंग में सुबह, इसमें समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी कहे कुम्हार से, इसमें दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। पानी बीच मीन प्यासी। अब आगे देखते हैं वीरेंद्र जैन, समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित हैं। इनकी रचनाएं हैं सुरेखा पर्व, अनातित, पहला है सुरेखा पर्व, दूसरा है अनातित, तीसरा है प्रतीक, एक जीवनी, चौथा है शब्दबद्ध, पांचवा है सबसे बड़ा सिपहिया, छठा है डूब, सातवां है पार, आठवां है पंचनामा। अब आगे देखते हैं राजकृष्ण मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यास दारुल सफ़ा। राजकृष्ण मिश्र के उपन्यास कौन से हैं, दारुल सफ़ा 1981, विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है। किसमें, दारुल सफ़ा पर। दारुल सफ़ा उपन्यास में विधायकों और मंत्रियों की राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है, राजकृष्ण मिश्र के उपन्यास। सचिवालय 1984, सचिवालय उपन्यास में नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण है। कुतो मनुष्य 1994, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन किया गया है। कुतो मनुष्य में किसका है, वीरेंद्र जैन का। मंत्रिमंडल 1996, इसमें दारुल सफ़ा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार दिया हुआ है।
अरे सॉरी, राजकृष्ण मिश्र का। तो राजकृष्ण मिश्र का हमने क्या पढ़ा था, दारुल सफ़ा। और वीरेंद्र जैन का क्या पढ़ा था, सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपहिया, अगला डूब, फिर पार, फिर पंचनामा। राजकृष्ण मिश्र का दारुल सफ़ा पढ़े थे, सचिवालय, कुतो मनुष्य, जिसमें स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन, और मंत्रिमंडल। अब अगला है पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट के अग्रांकित उपन्यास है लेकिन दरवाज़ा 1982 में, उस चिड़िया का नाम 1989, और लेकिन दरवाज़ा 1982। इसमें दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज। इसमें विषय वस्तु इसकी क्या है, दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज किस प्रकार से होता है उसी का अंकन इसमें किया गया है। और दूसरा उपन्यास है पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम। इसमें पहाड़ी स्त्रियों के दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण है। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यासकार हैं, जैसे अनथ, अभिमन्यु अनथ है। तो इसी तरह से रामदेव धुरंधर भी हैं मॉरिशस के उपन्यासकार। इनके उपन्यास हैं छोटी मछली बड़ी मछली। और मछली घर मैंने किसके बारे में बताइएगा, राजकमल चौधरी। तो रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यास, इनके उपन्यास हैं छोटी मछली बड़ी मछली 1983, पूछो इस माटी से 1983, दोनों एक ही वर्ष में। तो छोटी मछली बड़ी मछली में क्या है, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है। अब अगला है उपन्यास इनका रामदेव धुरंधर का पूछो इस माटी से। इसमें मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन है। कमलाकांत त्रिपाठी महत्वपूर्ण है उपन्यास इनके। कमलाकांत त्रिपाठी के महत्वपूर्ण उपन्यास है पाही घर, और अगला है बेदखल। तो उपन्यास पाही घर 1991 का, बेदखल उपन्यास 1997। पाही घर की विषय वस्तु क्या है, इसमें 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। यह बेदखल 1997 1997 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबद्ध है। विजय ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है, साकेत के यूकेलिप्टस, सीमेंट नगर, लौटेगा अभिमन्यु। तो विजय के उपन्यास साकेत यूकेलिप्टस 1991, सीमेंट नगर 1995, लौटेगा अभिमन्यु 1997। साकेत के यूकेलिप्टस का विषय वस्तु है गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन किया गया है। गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक जो है उसकी मानसिकता का अंकन किया गया है साकेत के यूकेलिप्टस उपन्यास में। सीमेंट नगर 1995, इसमें राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण है। अगला है उपन्यास लौटेगा अभिमन्यु। इसमें मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण है। प्रकाश मनु के महत्वपूर्ण उपन्यास है यह जो दिल्ली है 1993, इसमें पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन है। कथा सर्कस 1995, साहित्य जगत की पैंतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। पापा के जाने के बाद 1998, इसमें विषय वस्तु है ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार वसंत देव की संघर्ष की कहानी है। पापा के जाने के बाद इसमें दिया है ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार जो वसंत देव हैं उनकी संघर्ष की कहानी का चित्रण किया गया है। अब आगे देखते हैं प्रियबंध के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वे वहाँ कैद हैं 1994। अगला उपन्यास है परछाई नाच 2000। तो प्रियबंध के उपन्यास वे वहाँ कैद हैं, इसका विषय वस्तु है संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण। परछाई नाच में प्रतीकात्मक उपन्यास है, वे वहाँ कैद है में क्या है, संप्रदायवाद एवं उसके बीच जो पनपता फांसीवाद है उसका भयानक विवरण किया गया है, भयानक चेहरे का चित्रण। असगर वजाहत के उपन्यास है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सात आसमान 1996, कैसे आग लगाई 2004, मन माटी 2011, बरखा रचई। सात आसमान है नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण। कैसे आग लगाई, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। कैसे आग लगाई किसका है, असगर वजाहत का। मन माटी 2011, बरखा रचई। तो इनके चार उपन्यास हैं, सात आसमान, कैसे आग लगाई जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, मन माटी 2011 और बरखा रचई।
हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार व उनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। भारत भूषण अग्रवाल, इनके उपन्यास हैं लौटती लहरों की बांसुरी 1964। रमेश बख्शी, एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, तीसरा है चलता हुआ लावा। क्या क्या है? एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, तीसरा चलता हुआ लावा। शमशेर सिंह नरुल्ला, शमशेर सिंह नरुल्ला का क्या उपन्यास है? एक पंखुड़ी की तेज धार। श्याम व्यास, एक प्यासा तालाब। श्याम व्यास का क्या है? एक प्यासा तालाब। ठाकुर प्रसाद सिंह का क्या है? कुब्जा सुंदरी, 7 घरों का गांव। ठाकुर प्रसाद सिंह का है उपन्यास कुब्जा सुंदरी, 7 घरों का गांव। स्वयं प्रकाश का है बीच में विनय। स्वयं प्रकाश का क्या है? बीच में विनय। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का क्या है? 1000 घोड़ों का सवार। प्रयाग शुक्ल का है गठरी। प्रयाग शुक्ल क्या है? गठरी। सुदर्शन चोपड़ा का क्या उपन्यास है? सम्मोहन। हरि प्रकार त्यागी, दूसरा आदमी लाओ। योगेश कुमार, टूटते बिखरते लोग 1974। सूखा स्वर्ग 1983। त्रोइका 1984। शरद ऋतु 1985 योगेश कुमार का। रमाकांत का है तीसरा देश, दूसरा छोटे छोटे महायुद्ध, तीसरा प्यादा फर्जी अदर्ब। रमाकांत का है प्याजा फर्जी अदर्ब। चौथा है खोई हुई आवाज़। पांचवा है दरवाजे पर आग। छठवां है उपसंस्कार। सातवां है समाधान। आठवां है टूटते जुड़ते स्वर। नौवां है जुलूस वाला आदमी। रूप सिंह चंदेल का है रमला बहू, पाथर टीला, तीसरा नटसार। ज्ञान चतुर्वेदी का है नरक यात्रा, बारामासी, मरीचिका। राकेश कुमार सिंह का है जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है, साधो यह मुर्दा गांव। अब अगला है विद्यासागर नौटियाल का उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है। विद्यासागर नौटियाल का क्या है? उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है। बाला सौरी रेड्डी, इनका है शबरी, जिंदगी की राह, तीसरा भग्न सीमाएं, चौथा बैरिस्टर, पांचवा प्रकाश और परछाई, छठा लकुमा, सातवां प्रोफेसर, आठवां दावानल। आशीष सिन्हा का है बीता हुआ समय, दूसरा कई लहरों के बीच, तीसरा अजनबी इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना। धर्मेंद्र गुप्त, नगर पुत्र हंसता है, नून तेल लकड़ी। आशीष सिन्हा का है बीता हुआ समय, कई लहरों के बीच, अजनबी इंद्रधनुष, चौथा है सूर्योदय से पहले, पांचवा कोई एक सपना। ये सब आशीष सिन्हा के हैं। धर्मेंद्र गुप्त का है नगर पुत्र हंसता है, नून तेल लकड़ी, तीसरा है गवाह है शेखपुरा, चौथा है रिश्ते शहर के, पांचवा है रंगी हुई चिड़िया, छठवां है इसे विदा मत कहो। शिव मूर्ति है तर्पण त्रिशूल। अमृतलाल मदान का है उपन्यास सिंधु पुत्र। दीप चंद्र निर्मोही का है और कितने अंधेरे 1995। हरदर्शन सहगल का उपन्यास है टूटी हुई जमीन 1996। प्रताप सहगल का उपन्यास है अनहद नाद। प्रताप सहगल का क्या है? अनहद नाद 1999। चंद्रकिशोर जायसवाल का है शीर्षक। उपन्यास का क्या नाम है चंद्रकिशोर जायसवाल का? शीर्षक। रमेश उपाध्याय का है हरे फूल की खुशबू। रमेश उपाध्याय का है हरे फूल की खुशबू। गिरीश पंकज का क्या है? मिठल बरा की आत्मकथा। गिरीश पंकज का क्या है? मिठल बरा की आत्मकथा। धीरेन्द्र अस्थाना का है हलाहल, दूसरा है गुजर क्यों नहीं जाता, तीसरा है नदी के बाहर। जगदीश चतुर्वेदी का है कनॉट प्लेस। मदन दीक्षित का है मोरी की ईंट। सुबोध श्रीवास्तव का है हीरा परा बाजार में। रमेश उपाध्याय का है हरे फूल की खुशबू। गिरीश पंकज का उपन्यास है मिठल बरा की आत्मकथा।
मदन दीक्षित का है मोरी की ईंट। सुबोध श्रीवास्तव का उपन्यास है हीरापरा बाजार में सुबोध श्रीवास्तव। तेजिंदर का है उस शहर तक सीढ़ियों पर चीता। गौरी शंकर कपूर का है उल्का साकेत। राजीव कुमार का उपन्यास है टुकड़े। ज्योतिष जोशी का है सोन बरसा। कृष्णचंद्र का है एक गधे की आत्मकथा। सुरेश कुमार वर्मा का है मुमताज महल। अरुण प्रकाश का है कोम्पल कथा। उदय प्रकाश का है पीली छतरी वाली लड़की। एकांत श्रीवास्तव का है पानी भीतर फूल। अशोक भौमिक का है शिप्रा एक नदी का नाम है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे महिला उपन्यासकार के बारे में। थैंक यू।